अहमदाबाद से 12 जून की करती है 1 से 2 मिनट के अंदर पायलट जो है मे डे पीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल क्रैश कर जाते हैं। द प्रिलिमिनरी प्रोब रिपोर्ट ऑफ AI-171 ड्रीम लाइनर 7878 के फ़्लाइट के बारे में, जो कि अहमदाबाद से 12 जून को तकरीबन दिन के 1:20 या 23 मिनट पर वहाँ से फ्लाई करती है और कुछ ही देर मतलब कुछ ही मिनटों बाद 1 से 2 मिनट के अंदर पायलट जो है कॉल कर देता है मे डे एटीसी को। और जस्ट उसके बाद बगल में पास वाले बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे जाकर वो फ्लाइट क्रैश कर जाती है। तो अब ये 20 दिन बाद रिपोर्ट्स आई हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या-क्या था। वहाँ जो ब्लैक बॉक्स मिला उस फ्लाइट का, उसमें जितने भी ऑडियो वॉइस ओवर्स वगैरह थे, पायलट के बीच में जो भी बातचीत हुई, हम इन सब के बारे में बात करेंगे और क्या-क्या चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि होंगी, जो कंक्लूजन्स होंगे, जो कन्फ्यूजन्स हैं ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को लेके, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या इसके पायलट्स ऐसे थे जो कि एयर इंडिया ने चेक नहीं करा और जिसकी वजह से पायलट फॉल्ट होने की वजह से ये फ्लाइट क्रैश हो गई। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इंजन फेलियर हुआ तो हुआ क्यों? जब हमें ये देखने को मिला कि टेक ऑफ के दौरान रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन, जो कि तभी एक्टिवेट होता है जब कंप्लीट पावर लॉस होता है, दोनों इंजन शट डाउन होते हैं। उसी केस में ये ऐसा होता है। तो फ्लाइट फिर भी टेक ऑफ कैसे की? अगर टेक ऑफ भी करा तो वो शट डाउन कैसे हुआ? इन सब के बारे में बात करते हैं। क्या ये एयर इंडिया की गलती थी? क्या ये पायलट्स की गलती थी? क्रू मेंबर्स की गलती थी? या फिर सबसे बड़ा सवाल जो इस रिपोर्ट से हम इसका जवाब निकालने की या डिस्कस करने की बात करेंगे, जो कि है बोइंग ड्रीम लाइनर 787 का कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर कोई ऐसी बात जो कि ये लोग हमसे बता नहीं रहे। तो इस पे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो, कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होती है जब इन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में अपने दिखाया कि भाई इंजन फेलियर हुआ, ठीक है। बट ब्लैक बॉक्स में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं कि टेक ऑफ से लेके क्रैश तक क्या-क्या ऑपरेशन हुए, क्या-क्या ऑडियो वॉइस ओवर्स हुए, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि इसमें इंजन का स्टेटस नहीं दिखाया गया है। इंजन कितने फंक्शन कर रहा था, कितने पोटेंशियल पे फंक्शन कर रहा था, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब पायलट मेडे कॉल करता है तो उस टाइम पर जो है फ्यूल का जो सप्लाई है वो शट डाउन हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ तभी शट डाउन हो सकता है जब हम मैनुअली उसको करें। बिकॉज़ बी अ वेरी एडवांस एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग का है, उसमें ऐसा डिफेक्ट तो नहीं हो सकता कि वो खुद से ही हो जाए। खुद से वो तभी होगा जब उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, या तो पायलट ने करा है या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि इसका जो कॉकपिट है, वो अगर आप देखेंगे, मैंने अटैच कर दिया है। वो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 स्विचेज़ हैं, 2 स्विचेज़ हैं नीचे की तरफ। तो के बगल में गार्ड दे रखे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंटली भी वो शट डाउन ना हो सके। और इस रिपोर्ट में फिर आगे बढ़ेंगे तो ये दिखाया गया है कि उसको शट डाउन से रन कंडीशन में वापस से लाया गया और L1 और L2 जो इंजन्स हैं, उन दोनों में से एक इंजन ही इनिशिएट हो पाया था वापस से। बट हाइट इतनी नहीं थी, एल्टीट्यूड इतना नहीं था कि वो वापस से उतनी स्पीड और उतनी पावर फोर्स जनरेट कर सके जिसकी वजह से वो लिफ्ट हो सके। तो लिफ्ट ना होने के कारण वो जो है क्रैश हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि ड्रीम लाइनर 787/8 की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, बोइंग की जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसमें फंक्शन होता है कि आप लाइक जब टेक ऑफ कर रहे हैं तो इतने सिक्योरिटी प्रिकॉशंस होते हैं, इतने सारे वार्निंग्स होते हैं जो रेड रेड बन के आ जाता है कि भाई आपका फ्यूल सप्लाई नहीं चल रहा। जो मैंने और वीडियोस में देखा है, मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेके ही बता रहा हूँ और सारे फैक्ट्स हैं। तो उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि इसमें पायलट की गलती नहीं हो सकती। और जो क्रू मेंबर्स थे, उसमें 13 क्रू मेंबर्स थे, उसमें 230 पैसेंजर्स थे, उसमें से एक आपको पता ही होगा, एक जो है वो ज़िंदा बच गया था फॉर्चुनेटली। तो
यहाँ बात आती है कि इसमें क्या पायलट की गलती है? पायलट की गलती मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि भाई अगर वो बंदा इतने सारे फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर चुका है, उसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सारा है, सारा डेटा है। तो वो कैसे गलती कर सकता है, वो कैसे शट डाउन कर सकता है, वो कैसे गलती से भी फ्यूल सप्लाई को रोक सकता है। और अगर ऐसा बोला जाए कि फ्यूल सप्लाई नहीं रुका, उससे पहले ही इंजन शट डाउन हो गया था, तो उसको पायलट को 170 डिग्री मुड़ के फिर शट डाउन करना पड़ता है। और आप एज़्यूम करो कि अगर कोई पायलट है, वो अ, दोनों हैंडल्स खींच के वो टेक ऑफ करवा रहा है और उसी टाइम पे उसने इंजन भी शट ऑफ कर दिया, तो ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, ठीक है? और जहाँ तक फ्यूल सप्लाई की बात है, वो यहाँ पे होता है, इस पोज़ीशन में होता है। तो पायलट्स इतने भी मतलब वैसे तो हैं नहीं कि कुछ नशे में हैं, वही गलती से हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेव मिस्टेक है, जो कि वो कभी ऐसा कर सके या फिर अटेम्प्ट भी करें ऐसा करने का। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ कही गई है कि पायलट का इसमें कोई वैसा है, फ्यूल सप्लाई को शट डाउन करा गया है पायलट के द्वारा। हाँ, एक केस हो सकता है कि इंजन वर्क नहीं किया, टेक ऑफ के बाद इंजन शट डाउन हो गया अपने आप, और उसको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए पायलट जो है अटेम्प्ट लेता है, फ्यूल सप्लाई को ऑफ करके ऑन करता है, इंजन को ऑफ करके ऑन करता है। बट ये इतने सारे ऑपरेशंस एक साथ होना 17 सेकंड के अंदर, ये भी थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है इस स्टेटमेंट को वो करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन बस ये आता है, कंक्लूजन मेरे हिसाब से, कि जो बोइंग का इंजन है, बोइंग की जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई मैलफंक्शन हुआ है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, जिसकी वजह से ये लोग क्लियर रिपोर्ट में ज़ाया नहीं कर पा रहे, या फिर इनको पता नहीं चल पा रहा कि एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कॉकपिट में, हर कॉकपिट में आजकल एक सर्वेलेंस की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक कैमरा फिक्स होता है, जो कि बाहर के कॉकपिट के बाहर का और इनसाइड द कॉकपिट रिकॉर्ड करता है, बट नॉट कंटिन्यूअसली, इट्स जस्ट फॉर सर्वेलेंस पर्पस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा मेरे हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए, और इससे ऑब्वियसली क्लियर हो जाता कि किसकी गलती थी, क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है इसकी वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ब्लैक बॉक्स में सिर्फ ऑडियो और क्या-क्या फंक्शंस हुए हैं, उनका ही ज़िक्र होता है।